Hello everyone, this is Rashika Pandey and today we are going to learn what is contract, nature of contract and the essential elements. So this is part 2. Come and learn with me. So we are going to learn what is contract and this is part 2, Indian Contract Act 1872. What is the definition of contract? ये हमने कल देखा था definition क्या होती है, ये मैंने आज फिर से दिया हुआ है. Contract is a promise enforceable by law. The promise may be to do something or to refrain from doing something. The making of a contract requires the mutual assent of two or more persons, one of them ordinarily making an offer and another accepting. Contract is an agreement or set of promises giving rise to obligations that can be enforced or recognized by law. इसमें ये है कि जो कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये दो पार्टीज के बीच में एक प्रॉमिस होता है, एक म्यूचुअल उनका जो असेंट होता है कि समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग, ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए. एंड द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द म्यूचुअल असेंट ऑफ टू पार्टीज. ये भी हमने बोला था कि दोनों पार्टीज का म्यूचुअल असेंट होना चाहिए, जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रही हैं. And contract is an agreement or set of promises giving rise to the obligations that can be enforced or recognized by law. जब एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है जो कि एक एग्रीमेंट होता है स्टार्टिंग में, तो उसमें क्या होता है, सेट ऑफ प्रोमिसेस होती हैं जो दो पार्टीज आपस में करती हैं. एंड इसके क्या राइज होता है, ऑब्लिगेशंस राइज होती हैं दोनों पार्टीज के लिए. ऑब्लिगेशंस क्या होता है कि ऑन द जो आपने बोला है, जो आपने कमिट किया है कि आप ये करोगे, जो एक्ट है वो आप करोगे कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, जो आपने किया है कि फॉर एग्जांपल हमने दो पार्टीज देखी थी कल, ए एंड बी. इसमें ए अपनी वॉच को सेल करता है और जो बी है उसको 2000 रुपी पे करेगा द अमाउंट फॉर द वॉच. तो इसमें ये जो ए है उसकी ऑब्लिगेशन ये है कि उसको अपनी वॉच को सेल करना ही है, बिकॉज उसी ने उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है. एंड जो बी है उसको उतना जो 2000 जो अमाउंट है वो उसको पे करना है, ये उसकी ऑब्लिगेशन है. नाउ सेकंड पॉइंट, ये जो 2H हमारा सेक्शन है बेयर एक्ट का, उसमें ही कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मेंशन्ड है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. An agreement becomes a contract when it satisfies all the essentials of a valid contract mentioned in section 10. हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड. अब कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है? कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड इन 3 स्टेप्स गिवन बिलो. ये 3 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है. एकदम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता है. सबसे पहले ये जो नीचे जो मेंशन है, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये चीज़ें बनती हैं, देन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है. फर्स्ट पॉइंट है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जब होता है टू पार्टीज के बीच में, तो ये प्रॉमिस फॉर्म होती है. ऑफर क्या होता है, ए बी को ऑफर देता है कि आई विल सेल यू माई वॉच. तो ये जो उसने ए ने जो ऑफर दिया है बी को, तो ये क्या हो गया, ऑफर. अब बी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि येस वो वॉच परचेज करेगा एंड ही विल गिव सम अमाउंट इन रिटर्न ऑफ द वॉच. तो यहाँ पर ये इसकी एक्सेप्टेंस हो गई. तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो गया, प्रॉमिस बन गया. प्रॉमिस क्रिएट हो जाता है यहाँ पर. अब सेकंड स्टेप क्या है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन. प्रॉमिस तो उनके बीच में हो चुका है कि हम तुमको वॉच देंगे एंड यू विल गिव सम अमाउंट इन रिटर्न ऑफ दैट आइटम और द कमोडिटी. तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी प्रॉमिस होगी प्लस कंसिडरेशन. कंसिडरेशन क्या होता है कि जो अमाउंट हम रख रहे हैं उसके लिए क्या हम कंसिडर कर रहे हैं, या हम फ्री में तो कर नहीं रहे हैं, कोई ग्रेटिट्यूअस एक्ट तो कर नहीं रहे. ग्रेटिट्यूअस एक्ट वो होता है जो कि हम अपनी नॉन प्रॉफिट के इंटेंशन से हम उसको करते हैं, वो तो है नहीं. यहाँ पे एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चल रही है. तो यहाँ पे एक ने ए ने ऑफर दिया है एंड बी ने एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पर कुछ कंसिडरेशन रखा जाएगा, कुछ अमाउंट रखा जाएगा. और जो अमाउंट होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए कि 2000, 4000, 6000. ये नहीं होना चाहिए कि समथिंग सम अमाउंट आई विल पे टू यू सम. मतलब उसमें जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, जो अमाउंट है, वो एकदम सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. ये इफ एंड बट में नहीं होना चाहिए, अप्रॉक्स में नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर ये कंसिडरेशन हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा एग्रीमेंट फॉर्म करेगा. थर्ड पॉइंट है हमारा एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ. अब हमने ये कल पढ़ा था कि जो एग्रीमेंट्स, जो सारे एग्रीमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं और यही क्या होते हैं, फाउंडेशन स्टोन होते हैं. तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट्स हैं, जो भी हमने ऊपर से प्रॉमिस हुआ है, देन कंसिडरेशन रखा है, देन एग्रीमेंट क्रिएट हुआ है, तो जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो जब एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर सकते हैं. एक एग्रीमेंट जो है वो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो सकता है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा. अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा फ्रॉम बिगिनिंग. अब आता है हमारा व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट पॉइंट है
The nature of the contract is that it's the branch of law which determines the circumstances in which the promises made by the parties to a contract shall be legally binding on them. ये क्या है हमारा, इसका नेचर क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, कि ये एक क्या करता है, जो प्रोमिसेस की गई हैं दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, उनको लीगली बाउंड करता है, उनको बाइंड कर देता है कि उनको ये अपनी ड्यूटी जो है ये परफॉर्म करनी पड़ेगी, उनके ऊपर जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज अब वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हैं। अगर वो इसको नहीं करते हैं देन जो अदर पार्टी जो है जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो आपके लिए आपके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकती है। It does not lay down the duties and the responsibilities which the law will enforce, but it consists a number of limited principles subjects to which the parties may create rights and duties for themselves. अब जब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हम उसमें अपने अकॉर्डिंग अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ अपनी जो है मेंशन करते हैं। ड्यूटीज़ क्या हो जाती है कि हमको अमाउंट पे करना है उसको इस डेट पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक कार लेने के लिए जाते हैं इन अ शोरूम, एंड वहाँ पे हम हमारे और जो कार जो सेलर है कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पे कि हम इतनी डेट पे ये कार परचेज करेंगे और ये इसका इतना अमाउंट है। तो ये जो कंपनी वाले की ये जो होती है उनका ये ऑब्लिगेशन है कि इनको उस डेट पे वो कार को अवेलेबल कराना है, और जो हमने क्या कंडीशंस लगाई हैं उस पर, क्या हमें इस कलर की कार चाहिए, इस कंपनी की कार चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। तो हमारी ये क्या है, हमने अपने अकॉर्डिंग कंडीशंस लगाई हैं, और जो कार जो कंपनी है उसकी ये ऑब्लिगेशन है कि उसको उस पर्टिकुलर डेट जो हमने वहाँ पे मेंशन की है कि मैं इस डेट पे ही लेनी है, तो यहाँ पे उसकी ऑब्लिगेशन बनती है कि उस डेट को जो कार है वो वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए और उसको वो परचेज़ करेगा। तो ये उनकी ऑब्लिगेशन बनती है। इधर इसकी ऑब्लिगेशन क्या है फर्स्ट पार्टी की, कि ही हैज़ टू पे ऑल द अमाउंट। अब ये आपके ऊपर है, आपने इंस्टॉलमेंट में, अगर आपने इंस्टॉलमेंट में करा हुआ है तो यहाँ पे ये आपकी कंडीशंस है। तो ये जो कंडीशंस होती हैं, जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं, ये पार्टीज अपने अकॉर्डिंग फॉर्म करती हैं। तो यही इसमें बताया गया है। A contract is an understanding enforceable at law made between two or more persons by which rights are acquired on the one side to act or forbearance on the other. To make an agreement which results in the contract, there must be an offer and an acceptance, and to the promises which stem from the offer and acceptance, the law attaches a binding force of the obligation. यहाँ पे हमने देखा था कि एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है, इसके बाद क्या होता है कि एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, देन वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। एंड देयर मस्ट बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, प्रॉमिस भी होनी चाहिए। एंड जो प्रॉमिस है यही एक फाउंडिंग स्टोन बोल सकते हैं या फिर एक स्टैम्प बोल सकते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को उसको होने के लिए, फॉर्म होने के लिए, ठीक है। वॉट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तो उसके लिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, टू पार्टीज होनी चाहिए। अब एक जो अकेला एक पर्सन है वो अलोन वो कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकता, टू और टू से मोर पार्टीज होनी चाहिए, टू और मोर पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर सकती हैं। तो सबसे पहला एसेंशियल क्या है इसका, टू पार्टीज। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इंक्लूड एट लीस्ट बोला गया है यहाँ पे, कम से कम टू पार्टीज identified by a contract. One of these party will propose the offer and the other party will eventually accept it. अब जो पार्टी ए है, फर्स्ट पार्टी है, वो ऑफर देगी एंड सेकंड पार्टी जो क्या है वो उसको एक्सेप्ट करेगी। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया टू पार्टीज, और यहाँ पे पॉइंट को याद रखना है, यहाँ पे एटलीस्ट टू पार्टी है, मतलब कम से कम दो। एग्रीमेंट होगा हमारा सेकंड पॉइंट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज इनिशियली एन एग्रीमेंट व्हेन द पर्सन टू whom the offer is made indicates his acceptance to it. There is an agreement that is the foundation of a contract. अब क्या होगा, हमने देखा था कि जो एग्रीमेंट है वो क्या होता है, रिजल्ट टू फॉर्म इन अ कॉन्ट्रैक्ट, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में, जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ बन जाता है आफ्टर देन। ओके, तो अ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो एग्रीमेंट है, द एग्रीमेंट है हमारा जो व्हेन द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड इंडिकेट्स हिज एक्सेप्टेंस टू इट। जब हमने किसी पर्सन को ऑफर दिया, पार्टी ए ने पार्टी बी को ऑफर दिया, तो पार्टी बी की तरफ से एक्सेप्टेंस आती है और यहाँ पे क्या हो जाता है, एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है। और ये क्या होता है, फाउंडेशन स्टोन होता है, एक नींव होती है जिसको हम बोलते हैं किसकी, कॉन्ट्रैक्ट की। अब हमारा थर्ड पॉइंट है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। नाउ the parties must agree on the same thing in the same sense and at the same time. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें क्या है, जो पार्टीज हैं, एग्रीमेंट जो मतलब जिन पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, जिन्होंने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अपनी दी है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, जो उनकी सेम थिंग सेम सेंस। इसका मतलब क्या है कि सपोज मैंने कोई चीज़ मुझे परचेज करनी है, तो मैं जहाँ से परचेज कर रहा हूँ, तो जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए वो भी जो सामने वाली पार्टी है उसके माइंड में भी वही प्रोडक्ट होना चाहिए, सेम थिंग होनी चाहिए, जिसके बीच में हमारा जो होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब उसमें हमें क्या सेम थिंग सेम सेंस हो चुका है। यहाँ पे द पार्टीज
पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट टू कॉन्स्टिट्यूट, तो समझ में आ रहा है, फ्री एंड जेन्युइन उनका कंसेंट होना चाहिए, दैट इज नॉट टू बी ऑब्टेन्ड बाय, हाँ अब फ्री कंसेंट कब होगा, जब वो मिस रिप्रेजेंटेशन से, फ्रॉड से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से और मिस्टेक से नहीं लिया गया हो। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, इनके भी सेक्शन मेंशन है, तो ये हम अभी आगे हमारे टॉपिक्स होंगे। तब तक के लिए इतना समझ में आइए कि फ्रॉड समझ में आ रहा होगा कि किसी की धोखाधड़ी ना करके, किसी को चीट ना करके, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी को प्रोवोक करके, किसी को उकसा के और बाय मतलब किसी को गलत फैक्ट्स बता के, अगर कोई चीज़ सही है लेकिन हमने उसका फैक्ट छुपा के सामने वाली पार्टी को कोई दूसरा उसका फैक्ट बताया है जो कि सही नहीं है, रियल नहीं है, बिकॉज हमने क्यों बताया कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं होगा और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वॉइड मीन्स क्या होता है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, इनवैलिड होते हैं, जिसके लिए आप कोर्ट में कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो क्या है, वॉइड है। अब हमारा थर्ड एसेंशियल है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। लीगल, अभी हम आगे पढ़ते हैं, देयर शुड बी एन इंटेंशन बाय बोथ द पार्टीज टू फॉर्म अ लीगल रिलेशनशिप एंड टू बाइंड देमसेल्व्स लीगली एज अ रिजल्ट ऑफ सच एग्रीमेंट। दस एग्रीमेंट्स ऑफ अ सोशल और डोमेस्टिक नेचर आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स एज द पार्टीज टू डू नॉट इंटेंड टू हैव अ लीगल रिलेशनशिप। इसमें क्या है, जो हमारी पार्टीज हैं, देयर शुड बी एन इंटेंशन, हाँ तो यहाँ पे इंटेंशन होना चाहिए पार्टीज का टू फॉर्म अ लीगल रिलेशनशिप। यहाँ पे जो सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डोमेस्टिक नेचर जो डेली बेसिस के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाते। सोशल जो हम बोलते हैं कि सपोज पार्टी ए एंड पार्टी बी दोनों फ्रेंड्स हैं, इन दोनों ने एक दूसरे मतलब ए का बर्थडे है एंड बी को इन्वाइट किया है, ए ने अपनी बर्थडे पार्टी में इनविटेशन दिया है। अगर बी नहीं जा पाता है विद सम रीजंस, उसके कुछ रीजंस होते हैं, वो नहीं जा पाता है, तो यहाँ पे ए जो है ये उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकता, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा था, सोशल नेचर का था। यहाँ पे कोई भी उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ ही नहीं था, ये सोशल नेचर का था, ये लीगली बाउंडिंग ही नहीं था। तो जैसे इस तरीके का एक हमारा केस भी था, वो मैं आगे मेंशन करूंगी, उसके आपको फैक्ट्स भी बताऊंगी। तो ये इसी के लिए होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी उनके बीच में कोई भी ये नहीं हुआ था कि कंडीशंस रखी गई थी, कोई अमाउंट पे नहीं आया था, कोई कंसिडरेशन भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा नेचर का है, सोशल नेचर का है, इसको हम डोमेस्टिक नेचर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्लिगेशंस राइज नहीं हुई थी, तो यहाँ पे इनके बीच में जो पार्टीज के बीच में कोई भी लीगल रिलेशन नहीं है। तो इस पॉइंट का मतलब ये हो गया। देन आता है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। The parties to the agreement must be able to enter into a valid contract. According to the act, every person is capable of entering into a contract if he or she। अब यहाँ पे कौन कौन जो है पार्टी जो है, कौन कौन पर्सन जो है वो उनकी कैपेसिटी है कि वो एंटर कर सकते हैं फॉर फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे मेजॉरिटी होनी चाहिए, एज की मेजॉरिटी मीन्स आप 18+ होने चाहिए एंड साउंड माइंड के होने चाहिए। साउंड माइंड मीन्स कोई भी आपको कुछ भी वो नहीं होना चाहिए। आप मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि दे आर नॉट इन सेंस वाइल परफॉर्मिंग समथिंग, जब और इसमें साउंड माइंड में कभी कभी ऐसे भी होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको फिट्स आते हैं, तो जिस टाइम पे उनको फिट्स आ रहे हैं उस टाइम पे मतलब दौरे पड़ रहे हैं, तो जिस टाइम पे आ रहे हैं उस टाइम पे वो साउंड माइंड के नहीं है, तो वो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जब वो साउंड माइंड के हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम, मतलब जो उनका जो टाइम पीरियड है फिट्स के बीच का, उसके बाद जब वो साउंड माइंड के हो जाएंगे देन दे आर एबल टू फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ कंसिडरेशन होगा यहाँ पर। कंसिडरेशन है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। एन एग्रीमेंट बाय एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन इज नॉट वैलिड। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। द आइडिया मीन्स समथिंग इन रिटर्न। इट कैन बी कैश, काइंड और एन एक्ट। इट कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। द आइडिया मस्ट बी जेन्युइन एंड वैलिड। कंसिडरेशन क्या होता है, जो भी हम कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए हम कोई भी अमाउंट जो पे करते हैं वो क्या है, हमारा कंसिडरेशन होता है। समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग, यहाँ पर भी ये दिया गया है, मतलब कि हमने कोई चीज़ परचेज की है तो ये हमारी ऑब्लिगेशन बनती है कि हमको उसका जो अमाउंट है वो पूरा फुल पे करना पड़ेगा। तो ये हमारी ऑब्लिगेशन है, समथिंग इन रिटर्न हम उसको दे रहे हैं, तो यहाँ पे कंसिडरेशन हो जाएगा। कंसिडरेशन कैसे भी हो सकता है, कैश में हो सकता है, और ये जो कंसिडरेशन है ये हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि सपोज हमको एक कार परचेज करनी है और दिवाली का टाइम है, दिवाली आने वाली है और हमने क्या किया है, पूरा पेमेंट पे कर दिया है और बस हमको जो कार है वो परचेज मतलब अपने वहाँ से शोरूम से अपने घर पर लेकर आनी है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमने पेमेंट है वो पास्ट में हमने कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पास्ट का हो गया। और यहाँ पे हम ये भी, हाँ ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ओके। एंड तो प्रेजेंट जो होता है उसमें क्या होता है, हम सेम टाइम एंड सेम प्लेस पे कर रहे होते हैं कि आज हमको लेना है, देन हमने अभी ही उसी सेम डे पर और सेम टाइम पर हमने पे कर देते हैं, तो ये प्रेजेंट हो जाएगा। एंड फ्यूचर में क्या होगा कि हम क्या करते हैं कि अभी कोई चीज़ हम परचेज कर ले रहे हैं एंड देन बोलते हैं कि हम इस डेट पर हमारा पेमेंट आ जाएगा, मतलब हमारी जैसे सपोज सैलरी आ जाएगी, देन आई विल पे द अमाउंट टू यू। तो यहाँ पे हम ये क्या होगा, ये हमारा फ्यूचर का हो जाएगा कंसिडरेशन, ठीक है। नो लॉफुल कंसिडरेशन। फुल कंसिडरेशन,
According to the Act, the consideration of an agreement is called unlawful if it is prohibited by law, it is of such a nature that is allowed, it will defeat the provisions of any law, it is fraudulent, it includes or means injury to the property of the person and other. जो भी हमारा कंसिडरेशन होना चाहिए वो वैलिड कब होगा, वो लॉफुल कब होगा, व्हेन वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए. अगर वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो ये जो हमारा कंसिडरेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने किया हुआ है फॉर्म करने के लिए, यहाँ पे ये वॉइड हो जाएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा ही नहीं. एंड सेकेंड पॉइंट है इट इज़ इन सच अ नेचर. हाँ, तो यहाँ पे जो लॉ के जो प्रोविजंस बनाए गए हैं उसमें लीगल कॉन्ट्रैक्ट और ये सारे जो उसमें प्रोविजंस दिए गए हैं कि ये लॉफुल होना चाहिए, तो वो उनको ये बीट नहीं करना चाहिए, उनको ये डिफीट नहीं करना चाहिए. इट इज़ फ्रॉडुलेंट, अगर वो फ्रॉडुलेंट नेचर का है मीन्स अगर वो फ्रॉड से लिया गया है, चीटिंग से लिया गया है, मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया गया है, फ्री कंसेंट नहीं है वहाँ पे, तो ये वहाँ पर भी ये अनलॉफुल हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा क्योंकि नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा. इट इंक्लूड्स और मीन्स इंजरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपने कोई ऐसा फॉर्म किया है, कोई कंसिडरेशन आपने ऐसा किया है कि जो कि आपके लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन है, बट जो बाकी की सोसाइटी है उसके लिए ये हार्मफुल है, बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो पर्सन्स हैं, प्रॉपर्टी है, उसके लिए अगर ये इंजूरियस है, तो यहाँ पर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनलॉफुल हो जाएगा. लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये हमारे लास्ट 2 पॉइंट्स हैं. लॉफुल कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न इज अ कंसिडरेशन, ये हमने बताया था. समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग, ये हमारा क्या है, कंसिडरेशन है. इसको मैं रिपीट नहीं करूंगी, ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ. एंड इसी से क्या होता है, कंसिडरेशन अगर हमारा है तभी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वैलिड होगा. देन है लॉफुल ऑब्जेक्ट. Section 23 of the Indian Contract Act 1872, the consideration or the object of an agreement is lawful unless it is forbidden by law or of such a nature that is, if permitted, it would defeat the provisions of any law or is fraudulent or involves or implies injury to the person or the property or other or the court regards as it is immoral or opposed to public policy. ये क्या है, लॉफुल जो ऑब्जेक्ट है हमारा सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मेंशन्ड है. इसमें क्या बताया गया है कि जो एग्रीमेंट है उसका जो ऑब्जेक्ट जो हम कर रहे हैं, कंसिडरेशन है और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो हम जो कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए. लॉफुल क्यों कब नहीं होगा, ये अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, पॉइंट्स थे. अनलेस इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, नेचर, हाँ ये परमिट करना चाहिए, जो लॉ ने जो उसके कंडीशंस, जो उसके प्रोविजंस बनाए हैं, ये उनको डिफीट नहीं करना चाहिए, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए. और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप कोई भी आप ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन ऐसा नहीं कर सकते हैं, फॉर्म ऐसा कोई चीज़ नहीं रख सकते हैं, किसी ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं कर सकते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए जो कि आपके लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, बट वो थर्ड पार्टी जो पर्सन है, प्रॉपर्टी है या फिर जो सोसाइटी है उनके फेवर में नहीं है, उनको हार्म कर रहा है, उनको इंजरी पहुंचा रहा है, और जो कोर्ट है वो उसको इमोरल बोल देती है. इमोरल मीन्स कि वो क्या बोलते हैं हम उसको, इंसानियत, मतलब उसके खिलाफ है. देन हमारा ये क्या हो जाएगा, और वो अपोज करता है पब्लिक पॉलिसी को. पब्लिक पॉलिसी जो होती है ना हमारी, कि जैसे पार्क में इस तरीके पब्लिक प्लेस पे आप ये नहीं कर सकते हैं, स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, ड्रिंकिंग नहीं कर सकते हैं, और जो हमारा ड्रिंक है वो ड्राइव जो हम स्लोली करेंगे, क्योंकि वो भी एक जो रोड है वो भी हमारी पब्लिक प्लेस है. वहाँ पे आपकी ड्यूटी आपकी सिर्फ अपने लिए नहीं बनती है कि आपको स्लो ड्राइव करना है, आपको सीट बेल्ट लगाना है, बट वहाँ पे आपकी वो पब्लिक प्लेस है, आपको जो बाकी के जो व्हीकल्स चल रहे हैं, बाकी की जो पब्लिक है, उनकी भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप इस तरीके से नहीं, अगर आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं जिससे आपको तो हार्म होगा ही लेकिन उनको भी हार्म होगा, तो वहाँ पे ये जो पब्लिक पॉलिसी है ये उसको अपोज करेगा. तो इसमें ये है. Okay, so